डेफिसिट की तरफ ये पेशेंट आने लगता है। इसीलिए हमें वो जितनी जल्दी ट्रीट हो सके उतना अच्छा है। गुरुद्रसी के दो भेद है, वातज और वातकफज। मेनली पित्त अनुबंध हो सकता है क्या? द आंसर इज यस, पित्त अनुबंध हो सकता है। वातज आयाम, वातज अगर है रहेगा तो देह से अपि प्रवक्रता, पेशेंट ऐसे उठता है धीरे 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 और बेंड होके ऐसे 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 चलता है। वो अच्छी तरह से चल नहीं सकता, उसके चलने के लिए वो ऐसे इस तरह से बेंड होके झुक के चलता है। दो लोग उसको लेके आते हैं और वो इस तरह से चलता है। एक पैर उसका ज़मीन पे नहीं टिकता, वो सिर्फ अंगूठा ऐसे दबा के चलता है। तो इस तरह का ये मेनली वात प्रधान में दिखाई देता है। वात श्लेष्मज अगर रहा तो उसमें सार्वदेहिक लक्षण जो दिखाई देते हैं वो है तंद्रा, मुख प्रसेक, भक्त द्वेष, अग्निमार्दव इत्यादि। तो ये वात कफज में ये चार चीज़ें दिखाई देती है जिसमें पाचन अलग तरीके से हमें करना पड़ता है। अलग अलग व्याधियों में आयुर्वेदिक स्पेशलिटी प्रैक्टिस इज नॉट स्पाइन स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस। आयुर्वेदिक स्पेशलिटी प्रैक्टिस इज अवस्थानुरूप चिकित्सा विशेष प्रैक्टिस। आपको वो अवस्था समझनी चाहिए। ये आमाशय समुद्भय की पक्वाशय समुत्थय है, ये इसमें पाचन देना चाहिए कि शोधन करना चाहिए, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप समझने की बहुत आवश्यकता है। ये धातुक्षयात्मक संप्राप्ति है कि स्रोतोरोधात्मक संप्राप्ति है? स्रोतोरोधात्मक संप्राप्ति है, पर कितने साल हुए हैं संप्राप्ति होके? इफ़ इट इज़ मोर देन 3 years तो वो वात प्रधान संप्राप्ति होती है क्या? वो शोष की तरफ जाती है क्या? इस तरह के देयर आर सो मेनी फैक्टर्स रिलेटेड टू इट। आयुर्वेदिक स्पेशलिटी प्रैक्टिस इज अवस्थानुरूप चिकित्सा की प्रैक्टिस। गॉट इट? मैं ये जस्ट भगा रहा हूँ। अभी देखिए, खल्लीतु, अवमोटनी, ये रेड कलर का शब्द पढ़िए सिर्फ, अवमोटनी, अवमोटनीवत पीड़ा। अवमोटनीवत पीड़ा मतलब स्क्वीजिंग पेन। आपका हाथ लिया और जोर से स्क्वीज किया दोनों बाजू से, तो जिस तरह से आपको पेन होगा उसे कहते हैं अवमोटनीवत पीड़ा। खल्ली में अवमोटनीवत पीड़ा होती है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है। जितना ज़्यादा पेन होगा उतना फिजिशियन के लिए अच्छा है। वो केस सुख साध्य है, ये केस ट्रीटेबल है। खल्ली का पेशेंट आपके पास आया तो इट इज़ स्टेज 1 का सायाटिक पेन। आप तुरंत वो ट्रीटमेंट चालू करो, आपको यश ज़रूर मिलेगा। अवस्थानुरूप चिकित्सा के बारे में बोल रहा हूँ। अभी ये विश्वाची जो है अपर लिम्ब के लिए है, उसमें खल्ली जैसे तीव्र रुझानविता उसमें भी सेम है। अगर विश्वाची का पेशेंट आपके पास आए तो उसमें आप रक्तमोक्षण करें। खल्ली, ये अभी मैंने कहा। अभी नीचे की तरफ देखिए, ये रेड किया था मैंने, हुआ नहीं है शायद इसमें। काश्यप का सूत्र है अति चंक्रमणात् भवः। ये अति चंक्रमण, ये हेतु आप देखना, बहुत से पेशेंट्स में आपको अति चंक्रमण ये हेतु दिखाई देगा। खल्ली में, स्पेशली खल्ली में ये आपको दिखाई देगा। विश्वाची जैसे खल्ली है वैसे विश्वाची है। विश्वाची का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, दैट इज कर्म क्षयकरी, कर्म क्षय करने वाली। तो ये आप ध्यान में रखिए, अवमोटनीवत पीड़ा एंड कर्म क्षयकरी, ऐसा अगर आपको गुरुद्रसी में सिम्टम दिखाई दे तो ट्रीट इट एज खल्ली। गुरुद्रसी मतलब यहाँ पर पेन होने लगा पेशेंट को, ठीक, और वो एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, अवमोटनीवत पीड़ा है, प्लस कर्म क्षयकरी ऐसे दिखाई देता है, तो ट्रीट इट एज खल्ली। और मैं कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस आयुर्वेद के हिसाब से बताना चाहूँगा। फर्स्ट इज कलाय खंज कंपते गमनारंभे। पहले आप 1 या 2
जब स्टेप्स डालोगे तो उस वक्त कंपते गमनारंभे, गमन करते समय पहले कंपन ये इसमें दिखाई देगा। प्रकामन वेपते, वेपन ये दिखाई देता है, कंप दिखाई देता है। कंप के बहुत डिफरेंशियल डायग्नोसिस है अलग अलग। सिर्फ कंप ये एक लक्षण आपने लिया तो उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की एक स्पेक्ट्रम है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद आपको वो समझ में आ सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में हो सकता है, अल्कोहल में हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हो सकता है। ऐसे 3-4 चीज़ों में ये कंप ये दिखाई देता है। तो यू हैव टू एक्सक्लूड इट रिलेटेड टू साइटिक पेन मैं बोल रहा हूँ। इसके साथ पाद दाह और पाद हर्ष ये 2 लक्षण दिखाई देते हैं। क्लिनिकली बताऊंगा मैं। पाद दाह में आप देखोगे ये जो सूत्र है बीच में वो देखिए, पादयोः कुरुते दाहम पित्ताश्रुक सहितो अनिलः, पित्त अश्रुक अनिल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन इसमें रहेगा। पित्त अश्रुक अनिल पाददाह में ये दिखाई देगा। अलग अलग ट्रीटमेंट के साथ आप इसमें अवगाह ज़रूर करें। सारीवा और उशीर इसका अवगाह हम पाददाह में करते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसका मिलता है। पादहर्ष एसोसिएटेड सिम्टम्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ। साइटिक पेन एसोसिएटेड विद पाददाह, साइटिक पेन एसोसिएटेड विद पादहर्ष। तो उसमें कफवात प्रकोपतः, और इसमें आपने देखा पित्त अश्रुक सहितो अनिलः। ठीक है, कफ वात प्रकोपतः ये है पादहर्ष। सुप्ति ये भी दिखाई देता है। सुप्ति हो, बाधिर्य हो, दाह हो या बाद में शोष हो, न्यूराइटिस ही है पर कफ प्रधान होगी सुप्ति, कफ प्रधान होगा बाधिर्य, दाह होगा पित्त में और उसके बाद शोष होगा, ये होगा वातज में। तो इस तरह से यू हैव टू ट्रीट न्यूराइटिस ऑल्सो। न्यूराइटिस आप दोषों का विभाजन कर ट्रीट कर सकते हो। बहुत बार पेशेंट आपके पास आएगा, वो कहेगा कि आई एम गेटिंग नी रिलेटेड पेन। ठीक है, और हम लिख देंगे संधिगत वात। अभी एक बात सुनिए, भेदो अस्ति पर्वणाम संधिशूलम मांस बलक्षयः। पेशेंट मेरे पास आता है, मैं उसे एग्जामिन करने के लिए लेटाता हूँ। लेटने के बाद मुझे समझता है कि क्वाड्रिसेप्स जो है उसमें वेस्टिंग हुआ है, वो अंदर से ऐसे खड्डा आ गया है पूरा, ऐसा डीप ऐसे मसल वेस्टिंग दिखाई देता है। और पेशेंट कहता है मुझे संधिशूल है। आप देखते हो उसमें मांस क्षय है। संधिशूलम मांस बलक्षयः, नी पेन वाले 45 ईयर्स ओल्ड फीमेल, इट इज अस्थिगत वात, नॉट संधिगत वात। यू हैव टू ट्रीट इट एज अस्थिगत वात, और अस्थिगत वात करके आप ट्रीट करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आगे और जाता हूँ इसके बाद। अस्थ्यावृत्त बात होगा तो उसमें शुचिभिरीवत उद्यते, नीडल ऐसे डाल दी जोर से तो किस तरह से पेन होगा, इंजेक्शन देने के बाद किस तरह से प्रिकिंग पेन होगा, वैसे पेन होता जाता है पेशेंट को। उसकी ट्रीटमेंट अलग है, अस्थ्यावृत्तवाद की ट्रीटमेंट अलग है, अस्थिगतवाद की ट्रीटमेंट अलग है। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स भी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने की भी सलाह हमें दी गई है। संधिगतवाद, संधिगतवाद में याद रहे प्रवृत्तिश्च संवेदना। पेशेंट ने कहा मैं चल के आता हूँ और फिर मैं थक जाता हूँ और मुझे संधिशूल होता है, देन इट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर पेशेंट कहे कि मैं सोया हूँ और सिर्फ करवट बदलते वक्त मुझे पेन होता है, देन इट इज अस्थिगतवाद, नॉट संधिगतवाद। अगर वेट बेयरिंग, दिस इज नोन एज वेट बेयरिंग, मैं चल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ और मुझे पेन हो रहा है, तो इट इज संधिगतवाद। अगर मैं वेट बेयरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सोया हूँ और संधियों में पेन है, इट इज अस्थिगतवाद मोर ओवर। और एक सुनिए, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, अस्थि शोषम
संधिगतवात में अस्थिशोष ये दिखाई देता है, जिसमें अस्थिशोष की अलग चिकित्सा करनी पड़ती है। हारित संहिता में अस्थिशोष का वर्णन है और उसकी चिकित्सा अलग से करनी पड़ती है। संधिगतवात में आपने देखा होगा कि विटामिन डी देते हैं या कैल्शियम जो देते हैं, तो वो अस्थिशोष ट्रीट करते हैं। उसका फ़ायदा होता है? द आंसर इज़ येस, उसका फ़ायदा होता है। आप आपके हिसाब से करो, ट्रीटमेंट आप क्या करोगे वो अलग बात है। मैं सिर्फ अभी आपको उसकी स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँ। मैं बहुत बार ये उदाहरण अलग अलग जगहों पे देता हूँ, पर ये उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं देता हूँ। और ये मैं इसलिए देता हूँ कि चिकित्सा की जो दिशा है वो इसमें फिक्स होती है। चिकित्सा की दिशा हमें समझ में आती है। दोष कहीं भी गए तो वहाँ पे चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति ये करने के बाद ही वहाँ पे व्याधि की उत्पत्ति होती है। अभी मेरे पास तो पार्ष्णिशूल का पेशेंट आता है, फिर भी मैं उसे विरेचन क्यों कहता हूँ? मेरे पास जानुसंधि शूल की केस आती है तो मैं उसे विरेचन और फिर बस्ती ये सब क्यों कहता हूँ? व्हाट इज़ द रीज़न? मैं सिर्फ अग्निकर्म करूँगा, मैं सिर्फ विद्ध कर्म करूँगा, मैं सिर्फ उपनाह स्वेद करूँगा और वहाँ का वात निकल गया तो बात खत्म। बट आई डू विरेचन, व्हाई? ये विरेचन का रोल क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ विरेचन और व्हाट इज़ द रोल ऑफ सार्वदेहिक दोषों का क्षय वहाँ से होना चाहिए, दोषों का क्षपण वहाँ से होना चाहिए। ये क्यों? ये मेरा आग्रह क्यों है? इसका एक बहुत ही अच्छा रीज़न है और उसे कहते हैं पोष्य पोषक भाव। आप इसमें कुछ मत पढ़िए क्योंकि ये पढ़ने के बाद कुछ नहीं समझता, मुझे भी नहीं समझता। ये मैंने क्या लिखा है मुझे भी नहीं समझता, इसलिए मैं उसका एक अलग उदाहरण देता हूँ आपको। एक छोटी सी गली है ऐसी, और इस गली में यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50 ऐसे शॉप्स है और 100 शॉपकीपर्स है। ठीक है, ये 100 शॉपकीपर्स है। वहाँ पे एक गुंडा आ जाता है जिस हु इज़ हैविंग द न्यूसेंस वैल्यू। वो वहाँ पे आया, एक छोटा सा छुरी या चक्कू लेके वहाँ पे आ जाता है। आने के बाद वो सब लोगों को चक्कू दिखाता है और कहता है कल से मुझे हफ्ता देना। कितना? समझ लो 5000 रुपीज़ आपको हफ्ता देना है। तो वो सब 100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पकड़ के उसे मारते हैं। हु इज़ हैविंग न्यूसेंस वैल्यू। वो भाग जाता है। ठीक है, कहानी अभी शुरू होती है। वो ऐसे 10 गलियां हैं, ऐसा एक शहर है। तो इस शहर का एक बड़ा गुंडा है। उसको कोई बताता है ये स्टोरी कि वहाँ पे एक न्यूसेंस वाला आदमी था, उसको मार भगाया वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो उस छोटे गुंडे को बुला लेता है, गली वाले, और बोलता है तू क्यों गया था? वो बोला हफ्ता मांगने गया था, मुझे वहाँ का दादा बनना है। आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आती है ना? ये थोड़ी बम्बईया लैंग्वेज है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो वो कहता है कि मुझे दादा बनना है यहाँ का। ठीक है, वो कहता है ये मेरे 5 आदमी, इनको लेके जाओ। उनके पास कुछ अलग वेपन्स है, समझो रिवॉल्वर है या और कुछ जिससे और न्यूसेंस बढ़ सकता है, तुम इनको लेके जाओ। वो लेके जाता है। लेके जाने के बाद वो 100 लोगों को बोलता है कि आज से आपको 5 नहीं 7000 रुपये देना है। धीरे 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 करके वहाँ पे उसकी दहशत फैल जाती है और वो सब हफ्ता देने लगते हैं। अभी मैं वापस घुटने की तरफ जा रहा हूँ। मेरा नी जॉइंट पेन हो रहा है। मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, मैंने थोड़ा सा तेल लगाया और वो नी जॉइंट का पेन कम हो गया। ये था गली का वायु, ये था जानुसंधिगत वायु जिसने जानू को डराने की कोशिश की। जानू की खुद की दोषों की और धातुओं की अवस्था इतनी स्थिर और अच्छी थी और इसका न्यूसेंस वैल्यू इतना कम था कि वो व्याधि उत्पत्ति नहीं कर सका। अवस्था पाक में उसी वक्त शहर का जो वायु था वो देख रहा था, वो पूरे शरीर में घूमता है। वो अवस्था पाक में तैयार होने वाला जो वायु था, शहर का गुंडा, उसने इस वायु को देखा, उसकी न्यूसेंस वैल्यू जानी, ख वैगुण्य पहचाना, उसको बुलाया और कहा ये ले रुक्ष,
ये ले शीत, ये ले लघु, ये ले सूक्ष्म, ये मेरे वेपन्स है, मतलब गुण है। ये और 2+3+ वाले, जो इसके पास 1+ रुक्ष था, इसके पास 1+ लघु था, मतलब छुरी थी छोटी, जो व्याधि निर्माण नहीं कर सकी, इसलिए इस अवस्थापाक वाले वायु ने उसको वो प्रोवाइड किए वो वेपन्स। और फिर ये बी जो वायु था, मतलब जानुसंधिगत वायु, उसकी ताकत बढ़ गई, रुक्षता 3+ बढ़ी, शीतता 4+ बढ़ी, और वहाँ का धातु क्षय करने की क्षमता बढ़ी, वहाँ का व्याधि निर्मिति का उसका जॉनर जो होता है वो बढ़ गया, और उसने व्याधि निर्मिति की। आपको अगर इस वायु को जीतना है तो विद्ध कर्म, अग्निकर्म, उपनाह स्वेद इससे बन सकता है, पर वापस उसका न्यूसेंस वैल्यू अवस्थापाक में तैयार होने वाला वायु बढ़ाएगा। उसे आपको कंट्रोल करने के लिए विरेचन, बस्ती, ये सब करने की बहुत आवश्यकता है। अच्छा, मैंने अभी जो ये थ्योरी बताई वो आपको समझ में आई? अच्छा, आपको थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज हुआ? आपके गली में होने वाले कुछ क्षण, या आजू बाजू में, या किसी पिक्चर में आपने देखा होगा, किसी मूवी में आपने देखा होगा। मेरा ही एक लेक्चर शोल्डर पे है आगे, शायद वो ना हो पाए, इसलिए उसमें से भी 1-2 पॉइंट्स मैं यहाँ पे ले लूँगा। सार्वदेहिक वायु की चिकित्सा में विरेचन आएगा, वमन आएगा, बस्ती आएगी, ये सब आएगा, ठीक है। अगर आपको कफ संसृष्ट वायु है तो आप योग बस्ती क्रम करें 8 दिन की। पित्त संसृष्टता रहे वायु के साथ तो काल बस्ती क्रम मतलब 16 दिन का करना चाहिए, और अगर अत्युग्रवात है तो उसमें 30 दिन कर्म बस्ती क्रम ये करना चाहिए। ये सूत्र है काश्यप संहिता में, ठीक है। ये जो है बी वायु की चिकित्सा, मतलब गली के गुंडे की चिकित्सा, ये है अभ्यंग, शोथहर लेप, स्वेदन, अग्नि, व्यधन, जलौका, उपनाह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सार्वदेहिक वायु जो है मेन शहर का गुंडा, उसकी चिकित्सा है, यहाँ पे नहीं लिखी है, विरेचन है, रक्तमोक्षण है, योग बस्ती क्रम है, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं ले रहा हूँ। A for alignment, B for bone, C for canal curvature, D for density of bone and E for extra spinous growth। इस तरह से ये रेडियोलॉजी ऑफ स्पाइन देखी जाती है, पर इट इज़ डिफ़िकल्ट कि मैं इसको इतनी जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा निकाल देता हूँ। बर्ड नेस्ट अपीयरेंस एक लास्ट दिखा देता हूँ, एक जस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे एक ऐसे दिखाई देता है पस पॉकेट, ये बाजू में जो सॉफ्ट टिश्यू का पस पॉकेट है, ऐसा ऐसे सफ़ेद कलर की ऐसे लाइन है, इट इज़ लाइक बर्ड नेस्ट अपीयरेंस। हाँ, ये कोल्ड एप्सिस में दिखाई देता है, ये दिखाई देता है। कोल्ड एप्सिस के कई केसेस मैंने देखे हैं, इसमें इस तरह का अपीयरेंस दिखाई देता है। चलो अभी हम आगे जाएंगे। ये एक्सप्लेन करने के लिए आई वुड लाइक टू टेक मिनिमम 20 मिनट्स, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ। एनीवे, मैंने अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो हम बोले वेगावस्था और अवेगावस्था, ऐसे 2 तरह की अवस्थाएं होती है। एंड इफ़ यू आर एबल टू कंट्रोल वेगावस्था तो आप बहुत अच्छे वैद्य बन सकते हो। वेगावस्था मतलब एक्सक्रूशिएटिंग पेन है पेशेंट को, या पेशेंट का पावर लॉस है, अचानक हुआ पावर लॉस है, आपको उसको ट्रीट करना है। अगर आप उसमें सक्सेसफुल रहे तो आप बहुत अच्छे वैद्य बन सकते हो। अगर अस्थमेटिक स्टेटस में पेशेंट आया आपके पास, स्टेटस अस्थमेटिकस में, उसको वो हाँप रहा है, और आप उसको आक्तम लवण तैलेन करके समीर पन्नक दे के अगर आप उसको ट्रीट करते हो और पेशेंट ट्रीट होता है तो वो वैद्य अच्छा वैद्य कहलाता है। अवेगावस्था में च्यवनप्राश देना इज़ नॉट आवर जॉब, वो एक फिजिशियन की थोड़ी सी तौहीन है। अभी यहाँ पे बहुत बड़े एक सीनियर प्रैक्टिशनर है वैद्य समीर सर, आपके पास वो उनका अलग लेक्चर है। कल हमने रात को बहुत अलग अलग, नाइक सर के पास
अलग अलग केसेस भी देखी, काफ़ी अच्छी केसेस ट्रीट की हुई है। पर इसमें एक ही बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो उस अवस्था में वो पेशेंट का चैलेंज लेते हैं। दैट इज़ वाई ही इज़ अ गुड फिजिशियन। गुड फिजिशियन वही होता है जो इस तरह की केसेस ये ले सके। अभी अगर पेशेंट आपके पास ऐसे आता है, बहुत पेन में है, तो उसे पहला काम करना चाहिए वो है सीरा कर्म। पेशेंट को बिठाओ और उसको एंकल जॉइंट से 18 नंबर की हम नीडल डालते हैं, रक्तमोक्षण चालू होता है और मिनिमम 100-120 ml टू 180 ml तक ब्लड निकलता है, अपने आप ब्लड ठहरता है। उसके बाद इमीडिएटली पेशेंट चल के जाता है। वो टेम्पररी होता है, ये भी याद रखे। एंकल जॉइंट से 4 अंगुल 2 अंगुल ऊपर, इस तरह से 18 नंबर की हम नीडल डालते हैं और फिर रक्तमोक्षण होने लगता है। सीरा कर्म बाद में बस्ती और अग्निकर्म करते हैं। अग्निकर्म हम जहाँ पे पेन है बहुत, वहाँ पर अग्निकर्म करते हैं। रौप्य शलाका से या सुवर्ण शलाका से मैं अग्निकर्म करता हूँ, रेगुलर करता हूँ। आर्टरी फोर्सेप लो, पकड़ो, रौप्य शलाका को गर्म करो और लगा दो, ठीक है। सोने की अगर आपको शलाका मिलती है, समझो आपके ससुराल से किसी ने दी है, ऐसे समझ के चलो, ऐसे किसी ने दी सुवर्ण शलाका आपको, तो एक याद रहे, आप उसमें पहले ये लगाइए, गॉज लगाइए और फिर वो पकड़िए, क्योंकि सुवर्ण शलाका आप आर्टरी फोर्सेप से पकड़ोगे और वो टूट जाती है। हाँ, फिर दूसरी नहीं मिलेगी तुरंत दहेज में, तो आपको वही यूज़ करनी है। तो आप गॉज में पकड़ो और फिर उसे गर्म करके फिर लगाइएगा। संधिगत वात में बहुत अच्छा काम होता है, जहाँ पे पेन है पर जहाँ पे स्पंद नहीं है, ऐसी जगहों पर अग्निकर्म करना है। आप वहाँ पे पेन जो साइट है वो लोकेट करें, उसके बाद वहाँ पे स्पंद नहीं होना चाहिए, नीचे से ऐसे उड़ता है ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ही हम अग्निकर्म कर सकते हैं। सिरावेद क्यों करना चाहिए ये यहाँ पे बताएं। सिरावेद ये बहुत प्रभावी चिकित्सा है, याद रखें। आपको सिरावेद आना ही चाहिए और सिरावेद बैठ के करते हैं रक्तमोक्षण। इस तरह के पेशेंट्स में कभी कभी पेशेंट्स में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, धाड़ करके पेशेंट पीछे गिर जाएगा, तो ये याद रखें, किसी को बाजू में बिठाना। ये मेरे पास 2-4 बार हुआ है ये, अभी मैं ही खुद डर के अच्छी तरह से बाकी सब केयर लेके करता हूँ, तो ये याद रखें। और कंसेंट भी लेना है। सिरावेद करते समय हमेशा पेशेंट का कंसेंट पहले लो, बाद में सब ट्रीटमेंट करो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये है आयुर्वेद की ब्यूटी। प्रत्येकम स्थान दूष्यादि क्रिया वैशेष्यम आचरित। पहले सब वातव्याधि है, बस्ती ठोक दो, नहीं चलेगा। पहले स्थान देखो, आप कौन से स्थान को ट्रीट कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट। प्रत्येकम स्थान दूष्य आदि, दूष्य बाद में दूष्य देखो उसके कौन से हैं। उस दूष्य में शिथिलता आई है या खरत्व आया है रक्तपित्त जैसे व्याधियों में, या उसमें शैथिल्य आया है प्रमेह जैसे व्याधियों में, या कोथ हुआ है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। धातु पाक हुआ है, ये आप धातुओं की दृष्टि कौन सी है ये देखकर जानकर ट्रीट करें। आदि का मतलब है आवरण आदि, तो बाद में आदि मतलब आवरण है क्या, क्षय है, वृद्धि है, ये सब हमें देखना चाहिए। अकॉर्डिंगली वी हैव टू ट्रीट। इफ इट इज बिलो 6 वीक्स इट इज एक्यूट, 6 to 12 weeks सब एक्यूट, और क्रॉनिक अबाउट 12 वीक्स। महावात, एकांगवीर और वातगजांकुश, इसके बारे में भी मैं बताने वाला था, पर एक ही लाइन बताता हूँ। महावात विध्वंस कब देना चाहिए, नीचे का देखिए एकदम, स्तंभम शुष्ककम, मसल वेस्टिंग है और स्तंभ है, ये 2 क्राइटेरिया रहे तो महावात विध्वंस देना। स्तंभ शुष्कता रहे तो महावात विध्वंस दीजिए। जीर्णत्व, मांस शैथिल्यत्व रहे तो एकांगवीर दीजिए। जीर्णत्व, मांस शैथिल्य, फ्लैसिडिटी अगर रहे तो एकांगवीर दीजिए। शुष्कता, स्तंभता, महावात, जीर्णत्व, मांस शैथिल्य, एकांगवीर। और वातगजांकुश ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहा
तो उसमें वात गजांकुच देना चाहिए। आगे जाता हूँ, ये जितना समझ में आए उतना ठीक है, उसके बारे में और मैं बहुत बताना चाहता हूँ, पर कभी नेक्स्ट टाइम मिले तो हम जरूर करेंगे। महारसनादि क्वाथ, अभी महारसनादि के देखिए, एभी कृतम पिबेत क्वाथम शुंठी चूर्णेन संयुतम कृष्णा चूर्णेन वा योगराज गुग्गुलुना अथवा अजमोदादीना वा अपि तैलेन एरंडजेन। इतने उसके अलग अलग प्रक्षेप है। महारसनादि के प्रक्षेप देखिए, अजमोदा है, पिप्पली है, एरंड स्नेह है, महायोगराज गुग्गुल है, शुंठी है। कौन सा दूं मैं, कौन सा प्रक्षेप यूज करूं? तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया बात, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मुझे ये बहुत सूत्र पसंद है। स्रोतोरोध बलभ्रंश गौरवा नील मूढ़ता आलस्य अपक्ति निष्ठिव मलसंग अरुचि क्लमात। अभी ये सूत्र की आप थोड़ी सी क्या कहते हैं, डिसेक्शन करें। मेरे पास क्लम लेके पेशेंट आता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट सिर्फ क्लम ये लक्षण लेके आता है। मेरे पास दूसरा पेशेंट आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, वो आता है मलस्तंभ लेके, मलावरोध लेके। अभी देखिए, अगर मेरे पास अरुचि या क्लम लेके पेशेंट आया तो वो मलसंग की वजह से है। अगर पेशेंट मेरे पास निष्ठीव लेके आया रूमेटॉइड आर्थराइटिस का तो वो अपक्ति की वजह से है। अगर मेरे पास बलभ्रंश और गौरव, बलभ्रंश ये कॉमन लक्षण है, बलभ्रंश प्लस गौरव लेके पेशेंट आया तो वो स्रोतोरोधात्मक संप्राप्ति है। और अगर आलस्य ये एक ही चीज लेके रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट आता है तो समझ लो वो अनिल मूढ़ता की वजह से है। अभी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। अगर स्रोतोरोध है, बलभ्रंश और गौरव लेके मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं क्या दूंगा इसमें? योगराज गुग्गुल स्रोतोरोध नष्ट करेगा। अगर मेरे पास अरुचि क्लम लेके पेशेंट आता है तो इट इज बिकॉज ऑफ मलसंग, आई विल यूज एरंड स्नेह। अगर मेरे पास निष्ठीव लेके पेशेंट आता है तो इट इज बिकॉज ऑफ अपक्ति, आई विल यूज शुंठी चूर्ण अलॉन्ग विथ महारसनादि क्वाथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं? ठीक है, इस तरह से ये अनिल मूढ़ता, आप आलस्य देखो, अनिल मूढ़ता डायग्नोस करो इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड स्टार्ट विद अजमोदा। अजमोदा वो अनिल मूढ़ता पे काम करेगी, और मतलब महारसनादि के साथ वही ग्रुप है, पर उस ग्रुप को ड्राइव करने वाला जो ड्राइवर है वो सिर्फ आपको बदलना है। गाड़ी वातव्याधि की तरफ ही जा रही है, महारसनादि नाम की गाड़ी वातव्याधि की तरफ ही जा रही है उसे जीतने के लिए, पर उसका ड्राइवर चेंज करो। कर्ण का ड्राइवर शल्य था, उसने हमेशा उसको टोका, वो एकदम अपसेट रहा। और उसी वक्त अर्जुन का ड्राइवर श्री कृष्ण था, उसने हमेशा उसको मोटिवेट किया। फर्क ये है, आपको ड्राइवर बदलना पड़ेगा। रासनादि वही है, उसके हाथ में वही है सब वेपन्स, पर आपको अजमोदा देना पड़ेगा उसके साथ, आपको योगराज गुग्गुल देना पड़ेगा साथ। अगर ये आपका वॉर फ्रंट है तो वॉर फ्रंट बदल गया तो आपका ड्राइवर बदलना चाहिए। अच्छा, कुछ समझा थोड़ा बहुत? ठीक है। ये सिर्फ कैनल, स्पाइनल कैनल डायमीटर के बारे में बोल रहा हूं मैं। इफ इट इज 13 to 10 mm डायमीटर, ये केस बिंदास लो, वो आपकी केस है। इफ इट इज 10 to 8 mm डायमीटर, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट, आप ये केस ले सकते हो विथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस। If it is 8 to 6 mm diameter, it is difficult to treat it along with your experienced senior colleague. आपके सर कोई रहेंगे तो उनके साथ ये केसेस ट्रीट करो। अभी एक ही और एक छोटा सा बोल देता हूँ मैं। अगर 8 to 6 mm वाला डायमीटर वाला पेशेंट है तो बृहत्वाद चिंतामणि जैसे यूज करो। 10 to 8 mm है तो रसराज रस यूज करो। 13 to 10 है तो उसमें सुवर्ण भूपति सामावस्था में, निरामावस्था में सुवर्ण मालिनी, इस तरह से यूज करो, इट वर्क्स वंडर। और भी बहुत सारे ड्रग्स है, ड्रग्स कैसे यूज करने हैं, कहाँ पे निशाना लगाना है और कब ठोकना है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी महारसनादि के क्वाथ के बारे में कहा, उसी तरह से रसराज का भी वही है, सुवर्ण भूपति का भी वही है, और बृहत्वाद चिंता में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रहा, गो फॉर बृहत्वाद, न्यूरोमस्कुलर रहा, गो फॉर रसराज।
और मस्कुलोस्केलेटल रहा तो यू कैन यूज सुवर्ण भूपति और सुवर्ण मालिनी एज वेल। किसी तरह से वो, और उसमें बहुत स्पेसिफिकेशंस है, पर मैं इतना ही बताना चाहूँगा। साइटिक नर्व की ये एक टेस्ट याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। बहुत बार एसएलआर नॉर्मल रहती है तो हमें समझता नहीं है, तो समझ लो राइट साइड अफेक्टेड है तो लेफ्ट लैटरल में पेशेंट को सुलाओ, उसका राइट लेग फोल्ड करने को बोलो, लेफ्ट स्ट्रेट रखने को बोलो। ये जो अंगूठा है वो